नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, साथ ही हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से, और साथ ही भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अपडेट किसानों के लिए, अगर कोई भी किसान हमें अभी देख रहे हैं, अगर उनकी कोई भी समस्याएं हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई या गांव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमें भेजें। हमारा नंबर यही है 9136934065। अपनी शिकायतों का वीडियो बनाएं। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप अपनी दिक्कतें हमें भेज सकते हैं। हम आपके शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी शिकायतें कम हो, आपकी दिक्कतें दूर हो। यही हमारा मकसद है। तो स्वदेश की मुहिम यही है कि किसानों की जो दिक्कतें हैं वो देश को समझ में आए और उसके हिसाब से इसका समाधान भी निकाला जाए। चलिए, एक फार्मर्स से इन्होंने अपना एक सवाल भी भेजा है। वो सवाल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उनकी शिकायत क्या की थी। उनकी शिकायत ये है कि एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने वाली सड़क के बारे में उन्होंने कहा है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और सड़कों का अभाव है, और जो कनेक्टिविटी है मार्केट से ये हो नहीं पा रहा है। इस सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि बारिश के दिनों में इस सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दूर, आप पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान खेती नहीं कर पाते, मजदूर काम पर नहीं जा पाते। पंचायत और उससे जुड़े सभी प्रशासनिक विभागों को इस सड़क के बारे में कई बार अवगत कराने के बाद भी इस तरह की दिक्कतें जारी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुरोध उनका यही है कि इनकी शिकायत दर्ज की जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। और किसानों की ये समस्याएं हैं, गांव की ये दिक्कतें हैं, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दिक्कतें ये हैं कि ठीक से लोग पैदल भी उन सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं, और जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल गायब है, वो छोटे ब्लॉक से भी कटे हुए हैं। तो ये दिक्कतें सरकार तक जरूर पहुँचे, उनका समाधान निकालने की कोशिश हो, यही हमारी कोशिश है। तो ये सवाल हमने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल के साथ ही आज शो की शुरुआत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं गौतम सोनी हैं, सोने के लिए स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी बता दीजिए, सोने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या करना चाहिए गौतम जी को? हाँ, मेरे हिसाब से आज थोड़ा जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक बना हुआ है और हाई लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि सेलन रॉयस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन है एंड पर्टिकुलर जो 12 लीटर अनाउंसमेंट होने 9:30 बजे और उसका मार्केट वेट कर रहा है। बट एक सरप्राइज थोड़ी पॉजिटिव साइड वो भी थी कि पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 जुलाई से सारे जो टैरिफ अप्लाई हो गए, उसके सामने 1 अगस्त दिए। तो मार्केट को अभी भी उम्मीद है कि इन बिटवीन ऑफ 9th of July टू 1 अगस्त काफी डील साइन होगी। तो इस हिसाब से सोने में हाई लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है और इंडेक्स भी थोड़ा स्ट्रांग जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ी बिक वाली बढ़ सकती है। लेवल स्पेसिफिक 96,780 पे बेच के चले, स्टॉप लॉस 97,100 का लगा है एंड टारगेट 95,800 तक आ सकते हैं। अगले दर्शक है निखिल कुमार है, चांदी की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे कि चांदी में क्या करना चाहिए। चांदी में आज गिरावट बढ़ी है शाम के सत्र में, और क्या ये गिरावट और भी बढ़ सकती है क्या प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से टैरिफ्स के चलते हुए थोड़ा ईज आउट हुआ है सिचुएशन और ये करेक्शन देखने को मिला है। बट ये फिलहाल के लिए मुझे 1,08,500 एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है और नीचे में करीब 1,06,500। तो ये 3,000 रुपीज का रेंज रहेगा। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा दोनों की तरफ। तो इस लेवल्स को वॉच किए और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स बनाइए। किशोर हैं, चांदी में टेक्निकल व्यू जानना चाह रहे हैं, स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। आप बताइए भूपेश जी, क्या करना चाहिए किशोर जी को चांदी में? टेक्निकल व्यू क्या है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है? जी नमस्कार विस्पन जी। अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और वहीं अगर एक आज शाम के सत्र के लिए बात करी जाए तो एक कॉन्ट्रेरी ट्रेड देना चाहूंगा कि 1,06,800 के आसपास, 6,900 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 1,06,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 1,07,500, 1,08,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आज के सत्र के लिए।
अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी, नेचुरल गैस आज काफी कमजोर दिख रहा है, 3% तक की गिरावट है, क्या ये गिरावट और भी बढ़ेगी? जब से यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम वीक हो चुका है, हालांकि काफी अच्छा 330 से 285 तक अभी ऑलरेडी मंदी आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, बट ऑल ओवर स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो एक गिरावट के लिए ही कारोबार करना है, जिसमें आप 285 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन बाय करें 12 के करीब। 24 का टारगेट होगा, 5 वुड बी स्टॉप लॉस। अहम लेवल 275 276 के करीब है। मुझे लग रहा है कि ये गिरावट 275 तक आ सकती है, बट फ्यूचर अभी अप्रोच करना थोड़ा रिस्की होगा। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 285 की पुट बाय करके आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्ले कर सकते हैं। एक्सपायरी को काफी टाइम है, तो मुझे लग रहा है कि जो डिके है, टाइम डिके, उसका प्रॉब्लम ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। एंड पर्टिकुलर पुट ऑप्शन से आप यहाँ पे बिग वाली की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है 12 रुपए पे 285 के स्ट्राइक की, और फ्यूचर्स अभी अवॉइड करें, ये सलाह रवि जी की तरफ से दी जा रही है। राकेश हैं एमपी से, क्रूड में और गिरावट की संभावना है क्या? हालांकि शाम के सत्र में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। प्रथमेश जी, क्या राय है क्रूड में? हालांकि बाजार को लग रहा था कि गिरावट ज्यादा आएगी, लेकिन बाजार हो सकता है कि पहले से डिस्काउंट करके चल रहा होगा, क्योंकि अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी का फैसला ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी का हुआ है, लेकिन बाजार में उतनी पैनिक नहीं देखने को मिली। प्रथमेश जी, अब क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को क्रूड में? पे ओपेक की तरफ से जो है वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद रखी, बट कितना है वही इंपैक्टफुल था। बट फिलहाल के लिए मुझे 5650 नीचे वाला जोन, ऊपर वाला 5920, अगर आप क्रूड में कुछ करना चाहते हैं तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5720 के करीब बाय करें, 5650 का स्टॉप लगाए, 5920 के टारगेट रखें। ओके, चलिए, तो ये सलाह क्रूड में आपकी है। आप बताइए, आपकी राय क्या है क्रूड में, रवि जी? जब से ऑल ओवर ट्रेंड में बॉटम बन चुका है, बट मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग ट्रेडिंग सेशन या एक दो ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा यहाँ पे मंथ के प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रह सकता है। आज प्राइसेस इतने गिरे क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है कि सऊदी ने अर्ली मॉर्निंग के अपने जो प्रीमियम थे एशियन रिफाइनर के लिए, वो $2 से $4 तक बढ़ा दिए। इस हिसाब से मार्केट को स्ट्रेटेजी पता चल गई, मीन्स के थोड़ा मार्केट को पता था, बट कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी वहां पे प्ले आउट हो रहे। इससे क्या हो रहा है कि जो सऊदी को अपना जो मार्केट शेयर कट हुआ है वो रिगेन करना है और प्राइस भी स्टेबल रखना है, तो इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी प्ले आउट हो रही है। तो आज अर्ली मॉर्निंग सेशन में कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा, बट मुझे लग रहा है जैसे यूएस मार्केट ओपन होगा एंड ये जो टैरिफ लेटर में कितने प्रतिशत टैरिफ कौन कंट्री पे लगे उसका ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगा, उसके बाद थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आ सकता है। हालांकि इसमें भी मैंने पुट ऑप्शन से 5700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय दिया है 92 के करीब। 54 का स्टॉप लॉस लगा है, 185 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। भूपेश जी, कॉपर में किस तरह से काम करना चाहिए अब? जी सर, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में एक अच्छी गिरावट 906 के भाव से 886 के भाव तक देखने को मिली है। मुझे लगता है यहाँ पर कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। बाजार ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 890 के आसपास कॉपर में खरीदारी करें। नीचे में 886 का स्टॉप लॉस लगाएं, 894 897 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ हैं रामू राम, बाड़मेर राजस्थान से है। जीरे की क्या रिपोर्ट है, ये जानना चाह रहे हैं। जीरे की क्या रिपोर्ट है? रवि जी, आपके पास कुछ रिपोर्ट है क्या जीरे को लेकर? जब से इन बिटवीन थोड़ा जो अराइवल है उसका प्रेशर कम हुआ था, इन पर्टिकुलर हिसाब से 19,000 से फिर से वायदे में एक अच्छी मीन्स रिकवरी आई थी। टिल ये 20,000 तक गया था, बट फिर से हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर अक्रॉस स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। थोड़ा ट्रेड को लेके साथ में मंस के जो टैरिफ का व्यू ऑन एग्रीड कमोडिटी अभी भी क्लियर नहीं है, एंड पर्टिकुलर डील में अभी भी इसका मीन्स क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट वेट कर रहा है कि आगे क्या ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो होगा, और इस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ी वोलेटिलिटी है। बट मुझे लग रहा है कि अभी जो प्राइसेस है वो रेंज में ही रहेंगे, नीचे 19,200 एंड अपर साइड 20,000, ये शॉर्ट रेंज में प्राइसेस घूम सकते हैं। एंड पर्टिकुलर अगर नई को स्ट्रेटेजी लेनी है तो कल मॉर्निंग सेशन में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 19,400 के करीब मिले तो बाय करें 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 20,000 तक के लेवल आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 20,000 के लेवल दिख सकते हैं। नायाब हैं, हल्दी का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या है सर?
जी सर, हल्दी की बात करी जाए तो हल्दी में एक काफी दिनों से रेंज बनी हुई है 12,500 से लेके 14,500 15,000 तक। मुझे लगता है कि अभी हल्दी नीचे के जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंट में बाजारों में 13,500 का अच्छा सपोर्ट था टेक्निकली। कुछ फंडामेंटल खबरें भी हल्दी में सुनने को आ रही है हल्दी की बिजाई के विषय में, तो इस वजह से हल्दी में एक मुनाफा वसूली देखी जा रही है। मुझे लगता है कि ये मुनाफा वसूली नीचे में 12,800 12,700 तक संभावित हो सकती है, तो वहां पर कॉन्ट्रेरी बाय किया जा सकता है, जिसके लक्ष्य एक बार फिर से 13,700 14,300 तक के संभावित रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ शेख खाजा हैं। 100 किलो हल्दी का फिजिकल स्टॉक इनके पास है। अब जानना चाह रहे हैं कि कीमतें बढ़ने की उम्मीद है कि नहीं। रवि जी, इनको होल्ड करना चाहिए क्या? आगे दाम बढ़ेंगे क्या हल्दी के? बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अराइवल के मीन्स के जिस हिसाब से सोइंग के एक्सपेक्टेशंस है एंड 15-20% तो हमने काफी टाइम से 14,500 से इस हिसाब से हम ये शो पे सेलिंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मीन्स के जिस हिसाब से सोइंग भी बढ़ेगा और मीन्स जो अभी एग्री कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं उसमें दो कमोडिटी है जहां पे अभी भी प्राइस अच्छे एंड रिस्पेक्टिव लेवल पे मानने चाहिए, कैस्टर एंड टर्मरिक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर लेवल थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है। कुछ भी उछाल शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से आता है 4 से 13,700 13,800। मेरे हिसाब से आपका हाजिर में स्टॉक है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे उछाल की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि अभी जिस हिसाब से बारिश चल रही है ये यील्ड भी बढ़ाएगी और ये सोइंग एरिया भी बढ़ाएगी। तो हायर एरिया ऑफ सोइंग एंड हायर यील्ड से प्रोडक्शन ज्यादा होगी और इसका जो प्रभाव है वो इसमें सेलिंग साइड बना रहेगा। अगले दर्शक है दिनेश हैं महाराष्ट्र से। कपास खली का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। पूछ रहे हैं कि कपास खली का भाव 3,000 से घट कर 2,900 आने की संभावना है क्या? हाजिर के हिसाब से जानना चाह रहे हैं। हाजिर के कारोबारी हैं। क्या राय है कपास खली का? आपका आउटलुक क्या है रवि जी? जब से प्राइसेस में मीन्स के क्योंकि काफी अच्छा मीन्स के प्राइसेस में प्रीमियम के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स कारोबार कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम कॉन्टांगो मीन्स के इस टाइम जो बैकवर्डेशन ज्यादा होता है इसके सामने कॉन्टांगो मीन्स के करंट कॉन्ट्रैक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही चल रहे हैं और सबसे फार कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऊपर चल रहा है। तो इसका रीजन क्या है मीन्स अभी मार्केट में क्योंकि काफी सप्लाई की कमी थी एंड इस हिसाब से प्राइसेस ये लेवल पे है। बट मुझे लग रहा है कि एक बार आपको अगर दो महीने तक का आपका होल्डिंग पीरियड या आउटलुक है तो आई थिंक मुझे लग रहा है रुकना चाहिए एंड पर्टिकुलर प्राइसेस डाउन साइड जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट से नया कॉन्ट्रैक्ट 110 रुपए ऊपर चल रहा था, तो आई थिंक नया कॉन्ट्रैक्ट एक बार 3,000 तक आ सकता है। वहां पे बाइंग का अच्छा लेवल है। नई स्ट्रेटेजी कुछ लेना है तो आप अपने अगर फिजिकल में आपको बाय करना है 3,000 तक रुके। जो वायदा में कारोबार कर रहे हैं वो लोग 3,250 के करीब अगस्त फ्यूचर बेच के चले। स्टॉप लॉस 3,310 का लगा है और मुझे लग रहा है कि एक बार 3,050 तक के लेवल आ सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विकास हैं आगरा से। चांदी पर राय चाह रहे हैं। चांदी को लेकर क्या आउटलुक है आपका भूपेश जी? सर, चांदी के विषय में मैंने अभी कहा है कि चांदी 1,06,500 6,800 के आसपास मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। कॉन्ट्रा कॉल रहेगी इंट्राडे के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 1,06,300 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य इसमें बात करें तो 1,07,800 1,08,300 तक के संभावित रह सकते हैं। चलिए एक सवाल ग्वार पर ले लेते हैं। ग्वार की तेजी टिक नहीं पा रही है। रवि जी, ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार में तेजी अच्छी बनी थी फ्राइडे के सत्र में, आज सुबह के सत्र में भी तेजी थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। आगे क्या आउटलुक कैसा है ग्वार का? जैसे गुआर में वही था मीन्स के जो अपने हिस्टोरिकल रेंज है उस रेंज में उसने कुछ भी सरप्राइज नहीं किया। जिसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी उसको डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज मिला। हालांकि आप शॉर्ट टर्म में कोई भी रीजन कोई भी रेशनल या कोई भी फंडामेंटल पे डाउन साइड वहां पे 5,050 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है और अपर साइड गुआर साइड है वो 5,350 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। वैसे ही बात करें तो गुआर गम 10,200-300 सप्लाई जोन है और 9,000 के करीब बाइंग जोन है। मुझे लग रहा है यही रेंज में रहेगा। कोई बड़ी उछाल या कोई बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस ना रखे एंड हाई लेवल पे बिग वाली का ही ट्रेड लेना चाहिए। और क्योंकि अपने प्राइजेस के हायर नॉच पे ये प्राइजेस चल रहे हैं और ऑलवेज होता है कि एक्सपायरी के ठीक पहले वीक में एक बार नया हाई लगाता है और बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है। वैसे ही इस टाइम हुआ है। अगस्त फ्यूचर 5,350 से 60 के करीब चल रहे हैं, वहां पे बिग वाली करे। स्टॉप लॉस 5,400 का लगा है
एंड अगस्त फ्यूचर पे आपको 5250 तक के लेवल दे सकता है। हायर लेवल पे बिग वाली करनी चाहिए और यही रेंज में आगे भी कारोबार होगा। मीन्स के 5050, 5100 से लेके 5350, मुझे ज्यादा कोई बड़े उछाल या ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं लगती। चलिए, ग्वार की बात हो गई। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है ये आपको बताएंगे। पल्सेस मार्केट में क्यों इतना पैनिक है, किसानों के लिए क्यों ये मार्केट दलदल की तरह बनता जा रहा है, बताएंगे आपको दलहन मार्केट का आउटलुक। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और बात कर लेते हैं दालों की। दालों के भाव अगर आप देखें तो एमएसपी के नीचे ज़्यादातर दालों के भाव हैं। चना, मसूर, मूंग, सारे भाव, अरहर, उड़द, सबके भाव मंडियों में एमएसपी के नीचे चले गए हैं। ऐसे में दलहन किसानों का क्या होगा। भारत के बारे में बता दें कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। सबसे बड़े हम कंज्यूमर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021-22 में हमारा कुल प्रोडक्शन का हम 8% के आसपास इंपोर्ट करते थे, जो अब बढ़कर वो परसेंटेज बढ़कर 27% तक हो चुका है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हम लेंटिल का इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से चने का भी इंपोर्ट होता है, रूस और कनाडा से पीले मटर का इंपोर्ट होता है, अफ्रीकी देशों से हम अरहर का और म्यांमार से अरहर और उड़द का इंपोर्ट करते हैं। 2021-22 में आपको बता दें कि हमारा जो दालों का उत्पादन था 273 लाख टन था। 2024 में ये उत्पादन घटकर 252 लाख टन हो गया और जो इंपोर्ट है वो बढ़कर 70 लाख टन के करीब 2024-25 में पहुंच चुका है। यानी दालों की जो कुल इंपोर्ट वैल्यू है 2021-22 में 15,000 करोड़ हम खर्च कर रहे थे इंपोर्ट पर, वो खर्च बढ़कर 46,000 करोड़ के भी पार निकल चुका है। ऐसी स्थिति यह बन रही है कि सरकार की पॉलिसी का भी इसमें बड़ा हाथ है और जो किसान हैं उनको जब भाव मिलने का वक्त आता है उस समय की पॉलिसी ऐसी होती है कि उन्हें दाम मिल नहीं पाते। एमएसपी की बात होती है कि सरकार 100% खरीदारी करेगी, लेकिन देश के कितने किसान हैं जो एमएसपी पर बेच पाते हैं। अगर बड़े राज्यों में छोड़ दें तो छोटे जो छिटपुट खेती होती है देश के कई सारे ऐसे राज्यों में उनकी कहाँ एमएसपी पर खरीदारी हो पाती है। और यही वजह है कि दालों को लेकर किसानों का मुंह थोड़ा सा कम हो सकता है। इसी पे चर्चा करते हैं। विवेक जी हैं हमारे साथ, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी है। शुक्रिया विवेक जी, आपने छुट्टियों में से भी वक्त निकाला है। सर, क्या हाल चाल है? दलहन मार्केट में कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है क्या? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अभी जैसा आपने खुद कहा कि पल्सेस मार्केट अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहा है और यहाँ से अभी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना है, क्योंकि सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग है और जो अफ्रीकन तुअर है वो अपने न्यूनतम प्राइस पे चले गए हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो इंपोर्ट के प्राइस हैं और जो एमएसपी है उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। ये अपने आप में किसानों के लिए, ट्रेडर के लिए बहुत निराशाजनक है और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों पे पड़ेगा। सरकार की नीति कंज्यूमर के हिसाब से बहुत सही है कि उन्होंने कंज्यूमर को सस्ती दाल दिलाने की कोशिश की और जिसमें वो कामयाब भी रहे। पर अभी इस पे दो पहलू जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है कि रिटेल पे उतने बड़े प्राइस कम नहीं हुए जितने होलसेल पे कम हो गए। यहाँ पे सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी जो बात है कि इंपोर्ट पे जो निर्भरता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक सबसे बड़ी बात जो आपने जो पहले अपनी बात की, पहले हम इसी प्रकार से जो एडिबल ऑयल था उस पे हम 70% सेल्फ सफिशिएंट थे और 30% इंपोर्ट करते थे। अब आने इस टाइम पे ये बात उल्टी हो चुकी है। क्या पल्सेस इंडस्ट्री इसी राह पे चली हुई है? पहले हम बहुत कम इंपोर्ट करते थे, अब हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है, तो दलहन पे आयात पे निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने कुछ जरूरी और स्ट्रांग फैसले नहीं लिए किसानों के हित पे, तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी है ये किसान के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। कंज्यूमर को जरूर सस्ते में दाल मिलती रहेगी, लेकिन पल्सेस मार्केट यहाँ से मिलर और पूरी चेन जो इससे जुड़ी हुई, जितने लोग इस उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत चोट पहुंचेगी और वो पहुंच रही है। मार्केट बहुत नीचे स्तर पे है और इंपोर्ट बहुत सस्ता है, एमएसपी बहुत हाई है, दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा है। और जो हमारी सारी दालें हैं जिसपे एमएसपी 75, 78 और 56 रुपए की है, उसके अगेंस्ट में 30 रुपए की येलो पीस इंपोर्ट हो रही है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा गैप है
और जब आपको सस्ती दाल उपलब्ध होती है तो ये महंगे दालों की खपत लगातार कम होती है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसे हिस्से हैं, ऐसे किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी खेती का जो हिस्सा है वो काफी छोटा है दालों का, वो कहाँ एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन आपने एक बात ये कही कि मंडियों में जिस हिसाब से दाम कम दिख रहे हैं वो दाम रिटेल में नहीं मिल पा रहा है, यानी ग्राहकों को भी, कंज्यूमर जिसके लिए कि सरकार इतनी कोशिश कर रही है, तो कंज्यूमर को भी बहुत फायदा नहीं हो रहा है और किसानों को भी उल्टा नुकसान हो रहा है। तो दोहरी मार है, जो मकसद है दोनों को खुश करने का सरकार का, दोनों पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है और हालात ये है कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर तेजी से बढ़ती जा रही है। शुक्रिया सर, वक्त कम है लेकिन आपने अपनी पूरी बात रख दी विवेक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्वेलरी मार्केट का हाल जानते हैं, क्योंकि हाल में जो 4-5% की गिरावट आई है रिकॉर्ड से आप सोना देखे 1,01,000 के ऊपर चला गया था जून में ही भाव, वहां से देखे तो 96,500 के आसपास है। उसके बाद कुछ डिमांड बढ़ी है या अभी भी ग्राहकों को और गिरावट का इंतजार है, यही चर्चा करते हैं। हमारे साथ आनंद गुप्ता हैं श्री हरिप्रिया ज्वेलर से। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। सर कुछ सुधार हुए हैं क्या डिमांड में? गोल्ड ज्वेलरी के खास करके डिमांड कुछ बढ़ी है क्या? विश्वमोहन जी नमस्ते। और हमारे सर। जितने भी व्यूअर हैं, ईटीवी नाउ का 17 लाख व्यूअर हो गए, इसका आपको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि इतना बड़ा चैनल का व्यूअर बढ़े हैं। ये सुन के आपके मुंह से हमको बहुत खुशी हुआ कि 20 लाख के करीब चला गया है व्यूअर, तो ईटीवी नाउ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शुक्रिया सर। दूसरा कि सर हमारा ज्वेलरी ट्रेड में जो है, आप जो अभी एक प्रिडिक्शन एक निकाल लिए थे कि 10 साल के बाद 1 किलो सोना 8 करोड़ रुपया में मिलेगा, वो आप एकदम सही प्रेडिक्शन है। उस प्रेडिक्शन को आप मजाक मत लीजिएगा। 30 साल के अंदर में सोना जो आप 8 करोड़ 1 किलो का बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया में 30 साल में सोना हो जाएगा, चाहे 30 करोड़ रुपया हो जाएगा उस समय। 30 इयर्स का हम आपको दे रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं दे रहे हैं। अभी डिमांड में कुछ सुधार हुआ है क्या? मैं सर अभी की डिमांड बात कर रहा था। स्थिति तो ये है कि हम अभी जवेरी बाजार में परसों थे और वहां पे जितना भी रिटेल का शॉप था, जितना भी होलसेल का शॉप था, सब में लग रहा था जैसे कुछ चहल पहल है ही नहीं। पूरे पिछले दीपावली से जो रेट बढ़ना चालू हुआ था और लगातार रेट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है, थोड़ा घटता है तो ग्राहक का आवागमन बढ़ता है, लेकिन वेडिंग सीजन के अलावा जो अगस्त में आने वाला सीजन है, 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक का, उसी में जो भी सेल आना रहेगा सर, मेन सेल का टाइम वही रहेगा। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर चार भाग में पूरा इंडिया बटा हुआ है, जिसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न जोन और साउथ जोन 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक जोरदार वहाँ व्यापार रहता है। तो हम लोग भी सूरत में अपना पैन इंडिया ऑफिस किए हुए हैं, पैन इंडिया बिजनेस के लिए। ओके सर, आप B2B बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या रुझान है? क्या लोगों की तैयारी फेस्टिवल सीजन के लिए अभी से शुरू हो चुकी है कि B2B डिमांड भी अगस्त से शुरू होगी? अगस्त नहीं, अभी 30 तारीख से हम लोग का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा शो GJEPC के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जाने के लिए काफी उत्साहित हैं लोग, खासकर वेस्टर्न इंडिया के लोग, वेस्ट इंडिया के लोग और साउथ इंडिया के लोग। ये लोगों का सबसे बड़ा रुझान का ही समय होता है और अभी रहेगा सर, इसलिए कि लगातार वेडिंग भी है और अपने देश में सबसे बड़ा कमजोरी महिला का है सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम। ओके सर, गोल्ड की बात तो आपने कर ली, चांदी भी इस दौरान काफी तेजी से बढ़ी है। आज की बात नहीं करो, आज थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही होगी, लेकिन क्या चांदी में लोगों का रुझान ज्यादा दिख रहा है गोल्ड के मुकाबले? चांदी अब मत बोलिए, व्हाइट गोल्ड बोलिए सर। अब हिंदुस्तान में चांदी व्हाइट गोल्ड के रूप में प्रसिद्ध हो गया है और इसका रुझान नहीं, इसका इतना बड़ा सेल आया है मार्केट में कि अच्छे होलसेलर मैन्युफैक्चरर जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते थे, वो मेरे को फोन करके राय ले रहे हैं कि आनंद जी क्या करना चाहिए, अपने लोग इसका भी लगा दे क्या फैक्ट्री? बोले भैया अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा रुक जाइए, लगाना तो पड़ेगा ही, इसलिए कि आम आदमी से जुड़ा हुआ चीज है तो आपको तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक के लगाइए, इसलिए कि अभी इंडस्ट्रियल डिमांड सबसे ज्यादा है। अभी ज्वेलरी का डिमांड उतना नहीं है जितना कि इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण से इतना तेजी से रेट जहां पे इतने बड़े स्केल पे चांदी का ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। अदरवाइज चांदी का 58% इस्तेमाल इंडस्ट्री करती है और बाकी जैसे हाउस होल्ड मटेरियल्स वगैरह होते हैं, किचन वेयर हो गए या लाइफस्टाइल वेयर हो गए या फिर पूजा सेट हो गए, तमाम जगहों पे इस्तेमाल होता है। और अकेले हिंदुस्तान में 19% देश ग्लोबल जितनी खपत चांदी की होती है उसमें से 19% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। शुक्रिया आनंद जी आपका, साथ ही हमारे बाकी तीनों मेहमान
प्रथमेश जी, रवि जी और भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को कमोडिटी मार्केट को लेकर गाइड किया। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं